क्यों एक आईआईटी से बीटेक करने वाले एक व्यक्ति संस्कृत पढ़ते हैं, उसके बाद उनका रुख क्यों हिंदुत्व की तरफ हो जाता है, वैराग्य की तरफ हो जाता है? हमारा आइडिया था कि 15-16 साल का लड़का भी कोई ज़रूरत नहीं कि सारा बुक पढ़ना हो, लेकिन अगर शुरुआती चीज़ और इसके सारे एसेंस को समझ ले वो भी बात कर सकता है। ये हिंदू थॉट प्रोसेस है, वही हमने बुक में लिखा, द हिंदू मैनिफेस्टो। तो यही सवाल स्वामी जी पहले भी मेरा आपसे था कि विश्व हिंदू परिषद, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, द हिंदू मैनिफेस्टो, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है हिंदू। तो क्या खाली हिंदू के अपलिफ्टमेंट या एक ही कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है? मैंने बोला कि ये किताब का जो सारे सूत्र हैं ये यूनिवर्सल हैं, सबके लिए, केवल हिंदू के लिए नहीं है। मैंने बोला ना कि इसमें सारे, जैसे बोलता है सत्वम ही मूलम अर्थस्य, इकोनॉमिक कैसे जनरेट होता है उसका बड़ा करेज, जो बिजनेसमैन का करेज है ना, जिसको कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन, है ना। ये तो महाभारत में लिखा हुआ, सत्वम ही मूलम अर्थस्य। लक्ष्मी कहती न कर्मणि बसामि, मैं आलसी के घर में नहीं रहती है। कहाँ से ये नैरेटिव बिल्ड हुआ कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो होते हैं वो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट विचारधारा तक ही सीमित होते हैं? कहाँ से ये नैरेटिव आया? अगर कम्युनिस्ट लोगों का आइडियोलॉजी से अगर रियल इंटेलेक्चुअल थे तो रसिया को बहुत आगे बढ़ा जाना चाहिए था, चाइना को बहुत आगे बढ़ना, लेकिन चाइना कम्युनिस्ट के रूप में आगे नहीं बढ़ा। जब चाइना ने इकोनॉमी को ओपन किया तभी आगे बढ़ा। स्वामी जी, जो कहा जाता है कि आरएसएस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी अपने आप को नहीं कहता कि मैं इन सभी संगठनों का पेरेंट बॉडी हूँ। हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ये सब बाहर के लोगों ने ऐसे ऐसे नाम दे दिए हैं। ओरिजिनली क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक तैयार करता है। बीजेपी की अगर बात करूं तो पिछले एक साल में उनका भी जो स्लोगन है वो ये है कि बटोगे तो कटोगे, वही जाति और वर्ण के आधार पर। तो क्या ऐसा है कि उस पॉलिटिकल जो पूरा एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए आपने ये चैप्टर अपनी किताब में एक इंक्लूड किया है? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं, स्वामी विज्ञानानंद जी। ये जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद के, और वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जैसे जो संस्थान हैं वो इन्होंने इनिशिएट किए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं। और हाल ही में बहुत ही प्रचलित इनकी एक किताब है जो इन्होंने लिखी है, द हिंदू मैनिफेस्टो, जिसको आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने, जिसका इनॉग्रेशन किया है। बहुत सारी बातें हैं इनसे करने के लिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते स्मृति। नमस्ते स्वामी जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी, आपको जानने का प्रयास कर रही थी कि क्यों एक आईआईटी से बीटेक करने वाले एक व्यक्ति संस्कृत पढ़ते हैं, उसके बाद उनका रुख क्यों हिंदुत्व की तरफ हो जाता है, वैराग्य की तरफ हो जाता है। हालांकि हाल ही में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं जहाँ पे युवा, पढ़ा लिखा युवा, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं भारत के, वहाँ से पढ़ा हुआ, आईआईएम, आईआईटी और कॉर्पोरेट लाइफ जीने के बाद फिर वो सब पीछे छोड़ करके आगे अग्रसर हुए हैं। उन्होंने ये सब मटीरियलिज्म छोड़ करके उन्होंने हिंदुइज्म और सनातन, इन सब चीज़ों में अपने आप को इनिशिएट किया है। तो मैं समझना चाहूँगी आपकी जर्नी कैसी रही, क्यों आपने आईआईटी करने के बाद, और काफ़ी साल पहले, ये हाल फिलहाल की बात नहीं है, काफ़ी साल पहले आपने अपना रुख किया सनातन या धर्म या आरएसएस या कह लें हिंदुत्व की तरफ, क्यों? ऐसा है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, तो बहुत सारे, आप जानते हो हम लोग का एज गैप, पुराने ज़माना का हूँ मैंने बहुत पहले, मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या उससे भी थोड़ा उस पीरियड से 80-85 के बीच के पीरियड की। जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तो हमारे उस समय मार्क्सिज्म का थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। मार्क्सिस्ट, नक्सलाइट लोगों का भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो कुछ मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉग प्रोफेसर थे हम लोग का, एक चुपचाप ब्रेन वॉशिंग भी, आज की भाषा में कहेंगे ब्रेन वॉशिंग ही करेंगे। वो लोग पॉलिटिकल क्लास लेते थे ना, देखो रशिया कैसे डेवलप हो गया है, कितना एडवांस है, चाइना कितना एडवांस हो गया, हम कितने गरीब, बैकवर्ड वगैरह है ना। तो थोड़े समय हमें लगता था कि हमारा भी देश गरीब तो है ही।
डिस्पैरिटी भी है, अभाव भी है, लेकिन इन सारा चीज़ों में डिस्कशन में कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आता था, ये हिंदू फैटलिज्म एंड फ्यूडलिज्म के कारण से ऐसा होता है। तो क्योंकि हम भी उन्हीं मिडिल क्लास गांव के परिवारों से आए हैं, तो हमने उनको कहा कि देखो, जो यूरोप में का जो सोसाइटी था, वहाँ आप पढ़ोगे यूरोपियन सोसाइटी का जो वर्णन प्रिंस को पाटकुन करते हैं, बाकुनिन करते हैं, जो प्री मार्क्सिस्ट लोग हैं ना, वहाँ का समाज में एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन डिफरेंट टाइप का था। हमारे यहाँ गरीबी थी, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन एज सच वैसा नहीं था। हमने देखा कि रेस्पेक्ट, ऑर्डिनरी आदमी का भी रेस्पेक्ट, डिग्निटी था। ये मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड। फिर उसी समय वहाँ एक कलकत्ता में एंटी कम्युनिस्ट लीग चलता था, उसके भी कुछ पम्पलेट्स, बुक छोटे छोटे आया करते थे कि रसिया में बहुत लोगों को साइबेरिया में डाल के मार दिया कम्युनिस्टों ने, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रिवॉल्यूशन में चाइना में मिलियंस मार दिए। उस समय तो इतना डेटा क्लियर नहीं था। आज तो कहते हैं चाइना में 60 मिलियन ग्रेट लीप फॉरवर्ड कल्चरल रिवॉल्यूशन में लोगों को मार दिए, 25 मिलियन उन्होंने साइबेरिया में लोगों को डाल के मार दिए। तब ये सारा चीज़ भी हमने क्वेश्चन करना, हम लोग तो स्टूडेंट थे, क्वेश्चन शुरू करते, उनको ये सब चीज़ें खराब लगता, ओ यू हैव बिकम रिएक्शनरी, है ना। तो फिर हम लोग यूथ थे, तो थोड़ा मन में रिएक्ट था कि अरे हम इनको चैलेंज करना चाहिए। अब चैलेंज करना चाहिए तो हमें तो स्टूडेंट हैं, तो हमें अपना ग्रेड भी मेंटेन करना, अपना भी पढ़ाई करना है, और इनसे चैलेंज भी करना, तो और पढ़ना पड़ता था बाहरी चीज़। अब वो सब चीज़, बाहरी जो चीज़, मैंने आउटसाइड सिलेबस मैं कर रहा हूँ, बाहरी का अर्थ आउटसाइड सिलेबस की चीज़ हमने पढ़ना शुरू किया। सी अरबिंदो पढ़ा, स्वामी विवेकानंद पढ़ा, स्वामी दयानंद पढ़ा, रामतीर्थ पढ़ा, ऐसे लोगों को पढ़ा। फिर यूरोपियन मूवमेंट भी पढ़ा, गैरिबाल्डी, मैजनी, और भी सारा चीज़ सब पढ़ा, आयरिश रिपब्लिकन मूवमेंट पढ़ा। तो हम जब अपना भी हम पढ़े, तो हमें लगा रहे हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा काम किया है, और ये इस काम को भी करना और आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरों को क्यों कहें, तुम खुद जो अगर मन में ये होना चाहिए तो खुद क्यों नहीं करो। तो ये प्रेरणा है कि खुद ही करने के, इसलिए मैंने कहा ये यहाँ से ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई कि जिसको कहते हैं अंडर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद फिर हम आए, तो फिर था कि भाई क्या करे वाली बात है ना। तो डिसाइड हो गया विवाह नहीं करना, ठीक है, पैसा नहीं कमाना, वही हैंगओवर था। फिर क्या करना, साधु बन जाना। साधु, इस तरह से साधु बन गया। फिर साधु बनने के बाद भारत घूमा, डंडा कमंडल लेकर, एज ए वंडरिंग मंक, परिव्राजक साधु। फिर हमने कहा हिंदू धर्म की हम बात तो करते, लेकिन हिंदू धर्म का हमें ठीक से नॉलेज नहीं है, हमारा सारा नॉलेज सेकेंडरी सोर्स है। तो फिर हम गुरुकुल में गए, गुरुकुल में पाणिनि व्याकरण का पूरा पढ़ाई की, व्याकरणाचार्य हुआ, फिर सारे वेदांग पढ़े, उपांग पढ़े, शास्त्र को विधिवत 10 साल पढ़ाई की। फिर फील्ड में आ गए, भाई ये सारा नॉलेज तो है, अब इसको तो समाज में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। काम नहीं होगा तो फिर थॉट प्रोसेस में, तो वैसे ही है। फिर मैं विष्णु परिषद का काम में आ गया, फिर फॉरेन डिपार्टमेंट का काम देखने लगा, है ना, ग्लोबल। तो ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर मुझे लगा कि भाई हमारे जो गुरुकुल पढ़ते समय ही मुझे लगा कि ये जो नॉलेज है हमारे शास्त्रों में बहुत कंटेम्पररी है, आज भी रिलेवेंट है, लेकिन कहीं पर भी स्ट्रक्चर तरीके से एक जगह प्रेजेंटेड नहीं है। उसी प्रेरणा से लेकर के कहीं ना कहीं जब मैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम प्लेटफॉर्म शुरू किया, उसी प्रोसेस में मैं पुस्तक लिखना भी शुरू किया। तो हमने क्या किया, शास्त्र जो होते ना, शास्त्रों का पुराना पद्धति सूत्र लिखना, जैसे वेदांत सूत्र, न्याय सूत्र, योग सूत्र। तो मैं उसी मेथड को लेकर के, सूत्र का अर्थ है कि एक छोटे से सूत्र में बहुत सारा नॉलेज डालना। तो हमारा आइडिया था कि 15-16 साल का लड़का भी, कोई ज़रूरत नहीं कि सारा बुक पढ़ना हो, लेकिन अगर शुरुआती चीज़ और इसके सारे एसेंस को समझ ले, वो भी बात कर सकता है। ये हिंदू थॉट प्रोसेस है, वही हमने बुक में लिखा, द हिंदू मैनिफेस्टो। हिंदू मैनिफेस्टो बुक का सेंस नहीं कहते, सार क्या है, जिसको कहते हैं एसेंस क्या है, वो है उसके 8 सूत्र, जिसको हमने हिंदू सूत्र नाम दिया है। पहला सूत्र है कौटिल्य अर्थशास्त्र का, धर्मस्य मूलम अर्थ, है ना। इंग्लिश में लिखा है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी हिंदू क्या चाहता है, एवरीबडी शुड बी प्रॉस्पेरस। हम गरीबी नहीं चाहते हैं। हमने गरीबी को कभी कंडेम नहीं किया, लेकिन गरीबी को कभी सेलिब्रेट नहीं किया, है ना। कौटिल्य का सूत्र, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। अब अर्थ उपार्जन के राज का क्या रोल है, तो पहले तो हमने इस पुस्तक में बताया कि पहले चैप्टर में प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल में बताया, जो धर्मस्य मूलम अर्थ का, कि
प्रॉस्पेरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ना, इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बचपन में आपको याद होगा एक श्लोक हम लोग सब स्कूल में पढ़ते थे, विद्या ददाति विनयम विद्या यात्री पात्रतम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम, है ना, धन से धर्म, धन से सुख होता था ना। तो पहला चीज वेल्थ का क्या महत्व है, ये सब शास्त्र आज 5000 साल पुरानी बातें हैं। फिर हमने कहा वेल्थ कैसे उपार्जन होता है, उसमें स्टेट का क्या रोल है ना, पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो यही देश था 1991 से हम स्लो इकोनॉमी थे, 1991 में इकोनॉमी ओपन हुआ, पॉलिसी फ्रेमवर्क बदल गया ना कि इकोनॉमी हमारा तेजी से ग्रो करने लगा। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, फिर टैक्सेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, है ये ना। आपकी किताब में हिंदू मैनिफेस्टो में यही सारी चीजें हैं, यही पहले चैप्टर में यही सारी चीजें हैं। तो स्वामी जी, मेरा बात जो मैं आपसे कहना चाह रही थी, जो सवाल मेरा पहले भी स्वामी जी आपसे था, वो यही था कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, द हिंदू मैनिफेस्टो, तो एक चीज़ इन सब में बहुत कॉमन है, हिंदू। तो क्यों खाली एक ही तबके की या एक ही कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट, क्यों हिंदुत्व की ही बात हो रही है, क्यों हिंदुत्व के ही या हिंदू के ही अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है? ऐसा है, आप मेरा पुस्तक पढ़ोगे, ये क्या है कि हम वैसे साधु नहीं है जो हिंदू धर्म को बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, हिंदू धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हिंदू नॉन हिंदूज को कैसे फायदा होगा इस किताब इससे को मैंने पढ़ने बोला कि ये किताब का जो सारे सूत्र हैं ये यूनिवर्सल हैं, सबके लिए, केवल हिंदू के लिए नहीं है। मैंने बोला ना कि इसमें सारे, जैसे बोलता है सत्वम ही मूलम अर्थस्य, इकोनॉमिक कैसे जनरेट होता है, उसका बड़ा करेज, जो बिजनेसमैन का करेज है ना, जिसको कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन, है ना। ये तो महाभारत में लिखा हुआ, सत्वम ही मूलम अर्थस्य। लक्ष्मी कहती न कर्मणि बसामि, मैं आलसी के घर में नहीं रहती है। टैक्सेशन सिस्टम के लिए क्या बोलता है, टैक्सेशन क्या है, जैसे सूर्य समुद्र से या धरती से पानी को सोख करके ऊपर ले जाता है और फिर एज ए फर्टिलाइजिंग रेंज वापस रिटर्न करता है, ये टैक्सेशन है। तो वैसे ही स्टेट का काम है, थोड़ा थोड़ा टैक्स ले जाए और डेवलपमेंट, वेलफेयर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस के नाम पर वापस कर दे। तो ये सारा जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है, हिंदू के लिए नहीं है। ये हिंदू इसलिए है कि ये नॉलेज हिंदू का है, इसलिए हिंदू नाम दिया, नॉलेज हिंदू का है। पहले इसका दो पक्ष था। श्री अरबिंदो कहते हैं ना, कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा समाज जो अपने पूर्वज से प्रेरणा लेता है, वर्तमान में पुरुषार्थ करता है और भविष्य की आगे बढ़ने की कल्पना करता है। तो हम हिंदुओं के लिए क्या है पुस्तक कि इससे प्रेरणा लेके हमें ऐसे प्रॉस्पेरस समाज के निर्माण करना, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर ना, और भविष्य की कल्पना करना है। दुनिया को मैं कहता हूँ हमारा जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो हमने पुस्तक में दिया है, पाकिस्तान अप्लाई करेगा, पाकिस्तान विल बी बेटर कंट्री। सऊदी अरेबिया अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया विल बी बेटर कंट्री। जापान, चाइना, अमेरिका, यूरोप इसको अप्लाई करेंगे, दे विल बिकम बेटर कंट्री। वो यूनिवर्सल है। हमारे इसमें हमारे देखो इसमें क्या प्रिंसिपल क्या है हिंदू का। आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेल्थ क्रिएशन की तो बात करता है लेकिन शेयरिंग की बात नहीं करता। सोशलिस्टिक या कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या कहता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। हमारा क्या कहता है, हिंदू फिलॉसफी कहता है सत हस्त समाहारा सहस्त्र हस्त संकीर्ण, क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड एंड शेयर विद 1000 हैंड। पहले जनरेट करो तभी तो शेयर करोगे। गोमनो धनिनश्चैव परिपाल्य, इन्होंने कहता है कि बिजनेसमैन एंड फार्मर्स शुड बी टेकन केयर बाय द सोसाइटी एंड द नेशन। जिसको आज कहते हैं, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी, टैलेंट, कैपिटल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को तो हमने दिया है। तो पहला चैप्टर है। इसका अपेंडिक्स जो है हमने दिया है वो भारत से संबंधित है। अपेंडिक्स क्या है, लोग कहेंगे कि भाई आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन आप तो गरीब देश हो, 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन हो, 5% भी वर्ल्ड की जीडीपी नहीं हो। तो हमने देखा देखो हम कैसे एक समय जब इस फिलॉसफी को फॉलो करते थे तो हम वर्ल्ड की रिचेस्ट इकोनॉमी थे, है ना। इसका एंगुस मेडिसिन का हमने डेटा टेबल्स पूरा दिया है। अच्छा। वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम पर्सपेक्टिव का। फिर केस फॉर इंडिया, विल ड्यूरा की किताब है, फेमस हिस्टोरियन जो हैं, उनकी पुस्तक का हमने समरी दिया कि कैसे अंग्रेजों ने हमें लूटा। फिर रमेश चंद्र दत्त की 2 वॉल्यूम किताब है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन डिवीजन ने छापा है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका 2 वॉल्यूम का समरी दिया है कि देखो हम क्यों गरीब हो गए। पहला चैप्टर ये है ना। अब दूसरा चैप्टर मैं बताता हूँ, शत्रुंजय प्रजा रक्षा, डिफीटिंग एनिमी डिफेंडिंग सिटीजन। आज के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डिफीटिंग एनिमी है,
डिफेंडिंग सिटीजन। जब तक आप एनिमी को डिफीट नहीं करोगे, एनिमी को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, तो आप अपनी जनता की रक्षा नहीं कर सकते। इसमें आप किस एनिमी की बात कर रहे हैं? कोई भी है जो हमारा, हम देश है ना भाई, देश है तो देश के हमारे एनिमी, नेबर्स हमारे एनिमी हो सकते हैं। कोई भी हमारा देश का एक एनिमी है ना, चाहे नेबर हो, फार अवे नेबर, कोई भी हमारा देश का एनिमी है। एनिमी से डील करने क्या चाहिए, उसको यू हैव टू डिफीट देम एंड डिस्ट्रॉय देम, है ना। अब उसके लिए आपको एक स्ट्रांग मिलिट्री रखना पड़ेगा। स्ट्रांग मिलिट्री में फिर आपका कमांडर इन चीफ, कमांडर, सोल्जर, उनकी ट्रेनिंग, आर्मामेंट, यू नो, आर्मामेंट का प्रोडक्शन, फोर्टिफिकेशन, स्टोरेज, इंटेलिजेंस, सब चीज़ की व्यवस्था करना पड़ेगा ना। और शत्रु का स्ट्रेटजी क्या है उसको जानना, उसको उसी तरह की भाषा में स्ट्रेटजिम्स है ना, उसको डिफीट करनी, इन सब चीज़ों का हमने इस पुस्तक में दिया है। यही इस पुस्तक का है कि शत्रु को पहले तो अपनी स्ट्रेंथ गेन करो, मिलिट्री स्ट्रेंथ, शत्रु का वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करो, उसको उसी समय अटैक करो और उसको डिस्ट्रॉय करो। शत्रु पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। तीसरा है नास्ति विद्या समम चक्षु, है ना, कहता है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी समाज का, स्टेट का रोल है कि सभी अपने जनता समाज का अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और सर्व सुलभ होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। कि जनता की अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगा तो वो लोग अच्छे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे एज ए सिटीजन, है ना। तो आपको सिटीजन को प्रोडक्टिव बनाना है, नहीं तो शिक्षा नहीं होगी तो आपकी जनता जो है एडिक्शन के शिकार हो जाएगी। तो शिक्षा की बात किया है और अच्छी शिक्षा की बात किया है। अच्छी शिक्षा की जब बात होती है तो आजकल बहुत सारे आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत सारे लोग इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री को रीविज़िट किया जाए, रीडिफ़ाइन किया जाए। हिस्ट्री जो अभी तक हमें पढ़ाई गई है, खासकर भारत विशेष की जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है, उसको दोबारा से पढ़ाना चाहिए, उसको दोबारा से रीडायरेक्ट करना चाहिए, रीवैम्प करना चाहिए। देखो हिस्ट्री तो क्या है, अभी तक भारत में जो हम हिस्ट्री पढ़ा जाए तो हमें अंग्रेजों ने लिखा ना, उन्होंने अपने लेंस से लिखा, उसी को फॉलो करके हमें गाली देते हुए मार्क्सिस्ट लोगों ने लिखा। तो देखो अब भारत खड़ा हो रहा है, इकोनॉमिकली खड़ा हो रहा है, पॉलिटिकली खड़ा हो रहा है, मिलिट्री खड़ा हो रहा है, तो हमें अपने समाज को अपने तरीके से लेंस से हिस्ट्री होगा ना, ट्रैवलर फॉरेनर की दृष्टि से हमें नहीं देखना है ना। तो इसलिए सही तरीके से हमें हिस्ट्री लिखना चाहिए। हमें हिस्ट्री लिखना है, हमारा अपना सोशल साइंस है, हमारा अपना हर चीज का मेथोडोलॉजी है, इन सब चीजों को देना है। तभी तो कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है ये मैटर करता है। क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री था, रिचेस्ट कंट्री था, प्रॉस्पेरस कंट्री था। मार्क्सिस्ट लोगों ने 89 में जब यूरोपियन बर्लिन वॉल के बाद कम्युनिज्म खत्म हो गया, लेकिन मार्क्सिस्ट लोगों ने एकेडमिया छोड़ा नहीं, उन्होंने एकेडमिया पर और ज्यादा कब्जा कर लिया। और कब्जा ही नहीं किया, उन्होंने अमेरिका को कब्जा करके अमेरिका को फिजिकल लड़ाई में तो जीत नहीं पाए, लेकिन अंदर से अब कमजोर करके एक प्रकार से हरा दिया। अमेरिकन एकेडमिया पर, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम पर उनका कब्जा हो गया, जिसको अभी आपने देखा होगा इजराइल से संबंधित ट्रंप ने आके सबकी फंडिंग रोकी ना, बड़े बड़े कोलंबिया की, हार्वर्ड की, सबकी बड़ी बड़ी फंडिंग रोकी, क्योंकि ये संस्थान एंटी नेशनल होते जा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ भी भारत में भी कुछ संस्थाओं के कुछ डिपार्टमेंट ये सब इस तरह की बातें करते हैं। आप देखो बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ, आप ही के एक जर्नलिस्ट, आप ही जैसे जर्नलिस्ट बिरादरी कह सकते हैं, आपकी बिरादरी के थॉमस फ्रीडमैन है ना, थॉमस फ्रीडमैन की बहुत फेमस किताब है, 25 साल पहले लिखे थे, वर्ल्ड इज फ्लैट, है ना। वो बिल गेट्स से पूछते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ चाइना, चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ा, 25 साल पहले की बात है। तो कहते हैं द ब्रिटनी स्पिरिट ऑफ चाइना इज बिल गेट्स, यानी आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, हॉलीवुड की सिंगर आपकी रोल मॉडल होनी चाहिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, लेकिन हॉलीवुड को सिंगर अब चाइना की रोल मॉडल नहीं है। मैं सक्सेसफुल बिल गेट्स जो हूं ना, चाइना का रोल मॉडल है, इसलिए चाइना आगे बढ़ रहा है। फिर उसने पूछा व्हाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, तो कहता है द बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर, मुझे सक्सेसफुल बिल गेट्स को राइट चाइना अमेरिका का रोल मॉडल होना चाहिए था, मैं उनका रोल मॉडल नहीं हूँ। कौन है? ब्रिटनी स्पीयर, इसलिए अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है। अमेरिका में वो उसी ने वो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी, एल यूनिवर्सिटी जो बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके ग्रेजुएशन जिसको दीक्षांत समारोह ना उसमें गया, तो एक अमेरिकन लड़का जो उसको पीएचडी का मैथमेटिक्स में करते हुए मिल गया, तो बोला सर टेल मी व्हाई अमेरिकन स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स। ये वो अमेरिका है जिसने सारा मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इन सबको बड़ा इवॉल्व किया, डेवलप किया है।
वहाँ ये दुर्गति कि अमेरिकन बच्चे साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं। तो वो कहता है लड़का, अमेरिकन लड़का, सर अमेरिकन स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग द यूनिवर्सिटी फॉर अ स्टडी, दे आर कमिंग फॉर फन एंड देयर इज नो फन इन साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स, दिस इज बोरिंग टू अनलेस योर फंडामेंटल इज क्लियर। दिस इज जनरेशन ऑफ रोमियो जूलियट एंड वैलेंटाइन, आप है ना। तो हमारा देश तो ग्रोइंग है ना, हमें ऐसे इंस्पायर्ड जनरेशन पैदा करना है ना जो अगले 25-30 साल देश को आगे ले जा सके। तो ये एक चीज हमारा शिक्षा का काम है। तो उसमें हमें हर लेवल पर क्या पढ़ाया जा रहा है ना, सिलेबस लेवल पर कौन पढ़ा रहा है, टीचर्स है ना कैसे होने चाहिए, इन सबको हमें ठीक से करना है ना। यही उसका उद्देश्य है। स्वामी जी, एक और बात जो आपने अपनी किताब में लिखी है कि एजुकेशन को लेकर के लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट हमेशा टाइम एंड अगेन इनको अमेरिका में भी इंटेलेक्चुअल क्लास से जोड़ा जाता है। ऐसा नैरेटिव ये क्यों है? कहाँ से ये नैरेटिव बिल्ड हुआ कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो होते हैं वो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट विचारधारा तक ही सीमित होते हैं? कहाँ से ये नैरेटिव आया? ऐसा नैरेटिव क्यों है? ऐसा है क्योंकि इन्होंने एकेडमिया पर कब्जा कर लिया, इन्होंने ही पढ़ाने वाले हैं, इन्होंने मेथोडोलॉजी डेवलप करने वाले हैं, इन्होंने अपने आप को इंटेलेक्चुअल बना दिया। अगर रियल सेंस में इंटेलेक्चुअल होता है जो कंट्रीब्यूट करता है ना, अगर कम्युनिस्ट लोगों का आइडियोलॉजी से अगर रियल इंटेलेक्चुअल थे तो रसिया को बहुत आगे बढ़ा जाना चाहिए था, चाइना को बहुत आगे बढ़ना, लेकिन चाइना कम्युनिस्ट के रूप में आगे नहीं बढ़ा। जब चाइना ने इकोनॉमी को ओपन किया तभी आगे बढ़ा। तो ये कम्युनिस्ट लोग जो है ना, आइडियोलॉजी के सारा उनको लग्जरी कंफर्ट जो है ना कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड का चाहिए है ना, लेकिन अपने आप को फेक इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए चक्कर में अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश करते हैं। हमें इन सबको डिकंस्ट्रक्ट करना है, डेमोलिश करना है, एक्सपोज करना है, डिस्क्रेडिट करना है। तो मेरे बुक का है कि भाई आपको अच्छी शिक्षा सुलभ होनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग सब में डेवलप होने चाहिए। फिर आप कहोगे कि भारत इतनी बड़ी बात करता है इकोनॉमिक एजुकेशन की, तो ऐसा क्यों हो गया? फिर हमने क्या है, धर्मपाल जी की बहुत फेमस किताब द ब्यूटीफुल ट्री, तो उसमें दिया कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, उसका भी दिया हमने समरी अपेंडिक्स में। और उसमें दिया कि भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी ऐसे कैसे यूनिवर्सिटी थे, उनको कैसे डिस्ट्रॉय कर दे, उसका भी दिया है। अब चौथा सूत्र जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है ना। इसका सूत्र, चौथा सूत्र है, अब इस समय में लोकतंत्राधिकार। कण्व ऋषि की पत्नी जो गौतमी है, ऋषि पत्नी गौतमी और ब्रह्मचारी शकुंतला को लेकर दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। अब दुष्यंत के दरबार में जाने के बाद क्या है, वो ऐसे समय पहुंचते हैं कि राजा का कोट ओवर गया। वहाँ रिसेप्शनिस्ट है ना जो उनका बोलती हैं कि आप लोग अभी अभी आए, राजा का कोट ओवर हो गया है, राजा विश्राम करने चला गया। फिर वो खुद ही कहती है, रिसेप्शनिस्ट जो भी कन चुकी है उनकी, ओ आप लोग अभी अभी आए हो ना, लेकिन लोकतंत्र में आपका अधिकार है। अभी में लोकतंत्र में आपको अधिकार है। देखो यहाँ ध्यान दो, उन्होंने प्रजातंत्र शब्द प्रयोग नहीं किया, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, राजा को लोक कार्य में कोई विश्राम नहीं, वो आएगा, है ना, रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है ना। तो इस चीज का हमने दिया कि हमारे यहाँ कैसे डेमोक्रेसी रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हमारे यहाँ कैसे रिपब्लिकन स्टेट थे, जनपद थे। फिर हमने दिया हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन होता था, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अल्टीमेटली स्टेट का क्या रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी मैनेज करना, ये सब चैप्टर में दिया हुआ है। अंत में इसका हमने काशी प्रसाद जायसवाल की फेमस किताब है 100 साल पुरानी हिंदू पॉलिटी, उसका हमने समरी दिया कि हमारे यहाँ कैसे राजाओं का इलेक्शन होता था। 5वां जो चैप्टर है वो महिला लोगों के ऊपर है। ये 4 जो सूत्र हमारे फाउंडेशनल सूत्र हैं। मगर रिसर्च के लिए आपको कितना समय लगा? देखो क्या है, 15 साल से काम कर रहा था। 15 साल से? 15 साल से काम कर रहा था। और ये किताब भी जो आपकी 450 पन्नों की किताब है, 425 पन्नों की है, और 15 साल से काम कर रहा था। देखो ऐसा केवल बुक तो नहीं लिख रहा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता लिखता धीरे धीरे कर रहा था। मैंने टाइम लगा लेकिन थोड़ा अच्छा हो गया, सबके लिए थोड़ा इजीली अवेलेबल हो गया। अब 5वां सूत्र है। अब 4 जो सूत्र है ना, ये देखो फाउंडेशनल है ना, इकोनॉमी, डिफेंस, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स है ना, ये फाउंडेशन है। किसी भी देश को आगे बढ़ना इन सब चीजों पर काम करना होगा। अब सिविलाइजेशन की ओर बोलते हैं कि सिविलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं तो पहला चीज क्या होता है, हाउ यू ट्रीट योर वुमेन। किसी भी देश समाज का सिविलाइजेशन को कैसे मेजर करते हैं, हाउ यू ट्रीट योर वुमेन। तो हमारा पहला 5वां सूत्र अग्र एति युति हरियाणा ऋग्वेद का है, यानी हाईएस्ट रेस्पेक्ट वुमेन है ना। अब इसको हमने शुरुआत किया ऋग्वेद से है ना,
कि देखो हिंदू समाज ने महिला लोगों को हिस्टोरिकली बहुत रिस्पेक्ट दिया है। ऋग्वेद में ऋषिज हैं, 28 महिला ऋषियों का वर्णन है ऋग्वेद में, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है वहाँ। हमने उसमें 25 महिला ऋषियों के वेद मंत्र को उसमें पुस्तक में दिया है कि देखो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कि दिखाने के लिए जस्ट लिप सर्विस नहीं है, कॉस्मेटिक रूप में नहीं है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर दिया है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में ना। द्रौपदी से सत्यभामा कहती है कि पांडव इतना धर्म कर्म कैसे कर पाते हैं ना, तो द्रौपदी कहती है मैं पांडवों के राज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ, उनका फाइनेंस एंड अकाउंट संभालती हूँ, इसके कारण से उनको समय धर्म करने का समय मिलता है ना। तो आप देख रहे हो कि उसका डिसीजन मेकिंग कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो ऑर्डिनरी महिला नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी जो है ना बहुत विद्वान है, ये बड़ी बहन की तरह से हमारी है, ज्येष्ठा है ना, बड़ी बहन की तरह, मातेय परिपाल्या, माता की तरह आदरणीय है ना, ये हमने दिया है। फिर कहते हैं विमेन शुड नेवर बी, किसी भी स्थिति में महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में उनका वध नहीं होना चाहिए, अवध्या है, किसी भी स्थिति में उनको वध नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं किसी भी स्थिति में दे आर नॉट एट फॉल्ट, इन सब चीजों का हमें वर्णन किया है। फिर अंत में हमने क्या दिया है कि उनको रेस्पेक्ट देने के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। वहां पर देखो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या, किसी भी राज्य को आप कैसे मेजर करते हो, कहता है कि आपके राज्य की सुंदर लड़की सोने ज्वेलरी पहन करके यंग लड़की घूमती है, निर्भीक घूमती है ना, कोई उसको गलत तरीके से देखता टच नहीं करता, फ्री है ना, तब मान लो कि तुम्हारे राज्य की व्यवस्था अच्छी है। तो ये पहला चैप्टर, 5वां चैप्टर सिविलाइजेशन की हाईएस्ट रेस्पेक्ट में। मगर स्वामी जी जो आपने अपनी किताब में लिखा है विमेन के स्टेटस के ऊपर, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनका सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो आपने मेंशन की हैं वो सब सराहनीय है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेजेंट सिनारियो में कितना बड़ा, पहली बात है कितना रैशनल है ये, चैलेंजेस क्या हैं, और क्या वाकई में इस तरह का समाज बनाने में अगर हम सोचें कि आज से हम इस समाज पे काम करेंगे कितना टाइम लगेगा? समाज को बनाना है ना, ये समाज बनने में कितना टाइम लगेगा जो आपने किताब क्या में लिखा है कि हम समाज को ऐसा नहीं बना रहे हैं। देखो मैं आपको आज भी बोलता हूँ कि 50% आपकी पॉपुलेशन महिलाएं हैं दुनिया में अक्रॉस है ना, माइनर में। जिस 50% जो हमारा समाज है उसको आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे, उसको हैरेस करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड इक्वलिटी। इक्वलिटी तो बाय नेचर है भाई, आप इक्वलिटी देकर कोई उन पर कृपा नहीं कर रहे महिलाओं के ऊपर, इक्वलिटी तो बाय नेचर है। जैसे पुरुष को बनाया वैसे महिला को बनाया, परमात्मा ने बनाया, केवल क्रोमोसोम का अंतर है ना, XY XX यही क्रोमोसोम, नेचर में इक्वलिटी है। मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज दे आर फेमिनाइन ना, क्योंकि यदि महिला, उसका भी मैंने अपने चैप्टर में दिया, ऋषियों को भी क्या शक्ति है अगर महिला नहीं तो संतान उत्पन्न कर दें, दे आर द मदरहुड ना। तो आप अगर जिस 50% समाज को आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे, वो ये रेस्पेक्ट की भावना बच्चे से लेकर बूढ़े तक में इनग्रेन नहीं करोगे, तो जो आज समाज में आप उनको कमर्शलाइजेशन के नाम पर सो कॉल्ड फ्रीडम, मैं उनको सभी तरह के फ्रीडम का पक्ष दूं, लेकिन उनके एक्सप्लॉइटेशन जो ऑब्जेक्टिफिकेशन उसका विरोध में हूं, है ना, ये सब दूर नहीं करोगे तो अच्छा स्वस्थ समाज नहीं बना सकते। कि 50% को इस तरह से आप एक्सप्लॉइट करके, ऑब्जेक्टिफाई करके आप अच्छा समाज नहीं बना सकते। माइंडसेट चेंज होने में कितना वक्त लगेगा? नहीं, एक जनरेशन में चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए वैसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए समाज को। तो ये कौन लाएगा? तो ये समाज को, ये सब हम लोग सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छे समाज में रहना चाहते तो हमें ये सब चीज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, आपको मैं अभी ओलंपिक हुआ ना तो बाकी कम्युनिटीज का क्या रोल देखते हैं इसमें? सभी का रोल है इसमें। अगर आप कोई भी समाज सिविलाइजेशन के रूप में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, सऊदी अरबिया, अमेरिका, यूरोप, सबको दे हैव टू ट्रीट देयर वीमेन इन विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, तभी सिविलाइजेशन। नहीं तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी रूप में उनका प्रताड़न नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको फ्रीडम भी होना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी होना चाहिए। ये चीज आवश्यक, यही चीज हमने इस पुस्तक में दिया है। छठा जो चैप्टर है आज के भी कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने बोला ना कि समाज के व्यवस्था में, तो छठा सूत्र एक वर्ण। आपने वर्ण और जाति की भी बात करी कि उससे ऊपर उठ करके एक समाज को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होंगे तभी उसको आगे बढ़ना होगा। हाँ, उसमें क्या है, एक वर्णस्तदा लोक, ये सूत्र है, ये महाभारत का नहुष संवाद का है।
क्या कहते हैं कि प्राचीन काल में जब शुरुआत में कोई वर्ण था, एक ही वर्ण था, एक ही समाज था, अभी वर्ण वगैरह हो गए, भविष्य में कोई वर्ण नहीं रहेगा, एक ही वर्ण रहेगा। तो हमें ऐसे समाज का निर्माण करना कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव, देखो अब एजुकेशन, फिजिक्स, ये सारा चीज का जो डिफरेंस रहेगा, लेकिन एज ए व्यवहार में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसका 2-3 चीज मैं आपको हिस्टोरिकल, क्योंकि प्रेरणा तो हमारा वही है ना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। सत्यवती है ना, सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास है ना, सत्यवती से ही शांतनु विवाह करना चाहते हैं। शांतनु राजा है, सत्यवती बोटमैन की बेटी है। अब राजा उससे शादी करना, विवाह करना चाहता है, लेकिन बाप उसका, सत्यवती का बाप पिताजी कंडीशन देता है ना, शर्त रखता है कि ये इसकी शर्त मानोगे तभी विवाह होगा, नहीं उसका बेटा ही गद्दी पर होगा। भीष्म पितामह आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तभी विवाह होता है। नहीं, आप सोच रहे यहाँ कोई हायरार्की नहीं है, राजा भी एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह से है वहां पर, और उसको सब समाज का जो भी शर्त है उसको पालन करना पड़ता है। तो एक चीज है, और उन्हीं के बच्चे बाद में उसी वेदव्यास से संतानुत्पन्न हुए। कौन हुए? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। सारा महाभारत उन्हीं के बीच में हो रहा है ना, तो कहाँ हायरार्की की दिखाई दे रही है। दूसरी चीज इसमें हमने दिया है, एक नैरेटिव कहा जाता है कि कर्ण के साथ भेदभाव हुआ क्योंकि वो सोकाल लो कास्ट का था। ये सर्वथा मिथ्या, इसको हमने बस्ट किया। ये सब टीवी वालों दिखाकर गड़बड़ किए हुए हैं कि देखो कर्ण की आइडेंटिटी तो सुत पुत्र है ना, ये महाभारत में दिया हुआ है। वो अंग देश में रहता, आज का बिहार में है ना। वो महाभारत के अंदर पांडव कौरवों के साथ ही द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ा। द्रोणाचार्य उसको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसको गुरुदक्षिणा मांगा कि द्रुपद को पकड़ के ले आओ। तो द्रुपद को पकड़ने जाता है, वो द्रुपद इसको मार को भगा जाता है, तब अर्जुन जाके द्रुपद को पकड़ करके लाता है। इसका हमने सब बस्ट किया है ना इसके अंदर। तो और तीसरी जो चीज है कि हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ शास्त्र में ओरिजिनली वर्ण का क्या मतलब है। अंग्रेजों ने क्या वर्ण को केवल कलर ट्रांसलेशन कर दिया है। इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे आपको बता दूं, एक शब्द है गृहिणी है ना, वीमेन इज गृहिणी, हाउस होल्डर, सी कमांड एवरीथिंग ना। उसका इन लोगों ने ट्रांसलेशन किया, क्या जानते हो? गृह कार्य सुदक्ष। गृह कार्य सुदक्ष का एक्सपर्ट इन क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, बर्तन भांडे साफ करने में एक्सपर्ट महिला, ये देश ट्रांसलेशन किया है। ऐसी वर्ण का ट्रांसलेशन कलर, सवर्ण, अवर्ण कर दिया है। जबकि वर्ण का अर्थ है कि जो आपको कर्तव्य में, धर्म में जो चीज लगाता है या उसको एक्सेप्ट करते हो। जो एक्सेप्ट करने वाली चीज बाय बर्थ नहीं हो सकती। फिर सायनाचार्य ने तो ये भी लिखा है, जो आपको पाप और अकर्तव्य से दूर ले जाता हो, वो भी वर्ण है। फिर हमने यहाँ एक्सप्लेन किया जाति का मतलब क्या है। जाति भी यहाँ कोई बाय बर्थ नहीं है, आकृति से है ना। न्याय दर्शन का सूत्र है आकृति जाति लिंग आख्या, है ना। जैसे आप गाय बोलते हो तो गाय का इमेज बनता है मन में। कंफ्यूजन क्या है? अगला सूत्र समान प्रसवात्मिका जाति। यहाँ प्रसव शब्द जो है ना लोगों ने बाय बर्थ बना दिया, लेकिन प्रसव क्या जानते हो? बुद्धि में समानम बुद्धिया प्रसुत। गाय बोलते हो तो गाय का इमेज बनता है ना रिफ्लेक्स में, तो इसको प्रसव कहा है। तो इन सब चीजों को हमने एक्सप्लेन किया कि क्या मतलब है जाति का। दूसरा चीज है, हमने कहा हमारे यहाँ तो जो जाति नहीं है अजाति है ना, अप्राणी। अप्राणी है ना, अप्राणी लोगों, जो प्राणी नहीं है, अप्राणी लोग जिसको जड़ चीज बोलते हैं, उसकी भी जाति होती है। बोलते हैं ना, अब बता रहा हूँ धाना सस्कुली वहां उदाहरण है, तो मैं बता रहा हूँ, बोले रसगुल्ला और काला जामुन की एक जाति है ना। अलग सामान्य चीजें, खाने की भी चीज की अलग जाति है, काटने वाली चीज की अलग जाति है, कपड़ों की भी अलग जाति, हर चीज की अलग अलग जाति है ना। तो ये जाति अप्राणी जाति की, इनका कोई बर्थ से कोई संबंध नहीं है। फिर तीसरा चीज मैंने बताया जातीय शब्द है ना। हमारा ओरिजिनल शब्द जातीय है। जात्यंताच पाणिनि का सूत्र है, बंधुत्व अर्थ में जातीय बनता है, जिसको आज के अंग्रेजी में इसको नेशनलहुड है ना, नेशनल बोलते हैं। देखो बांग्लादेश जातीय पार्टी, बीएनपी को बोलते हैं बांग्लादेश जातीय पार्टी। उसका बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है, नेशनल पार्लियामेंट को जातीय संसद कहते हैं। जातीय का अर्थ भी नेशनलहुड में होता है। इसलिए गांव में आज भी देखो इधर बिरादरी बोलते हैं, ये वहीं से आया। इसलिए हमारे लोग बोलते हिंदू जाति बोलते थे। ये जातीय शब्द वही जातीय से हिंदू जाति बन गया है। तीसरी चीज जो गड़बड़ और क्या हुआ है कि संस्कृत का एक शब्द ज्ञाति, ज्ञाति शब्द है। ज्ञाति का होता है कूल एंड वंश एंड परंपरा। तो ज्ञाति और जाति का प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे हमारे उत्तर भारत में बोलते हैं योग को जोग बोल देते हैं ना, यज्ञ को जग बोल देते हैं, तो वैसे ही
ज्ञाति शब्द है उसको जाति में बदल दिया है। इसको हमने क्लियर किया, कंफ्यूजन किया है कि ये इसका हमारा रियल मीनिंग है। तो ये हमारे समाज व्यवस्था की इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो 6 चैप्टर है आपका, तो इसमें आपने जो मिसकंसेप्शंस हैं वर्ण और जाति के, उनको आपने दूर किया है। और अंत में इसके अंत में इसी का हमने 3 बुक निकोलस डर्क हुए हैं यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बर्कले के प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर थे। उनकी किताब थी कास्ट ऑफ माइंड, है ना, बड़े विद्वान थे। उनकी पुस्तक हमने समरी दिया है कि कास्ट का ओरिजिन क्या है। तो बोलते सारा वेस्टर्न ओरिजिन है कास्ट का भारत में, है ना, और ये सब सेंसस के टाइम में इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। फिर दूसरा चीज हमने लिखा है कि बाल गंगाधर के शिष्य लोग हैं, 4 लोगों ने कास्ट के बारे में लिखा कि कास्ट का सारा ओरिजिन वेस्टर्न इन क्रिश्चियन भी है, कि हाउ क्रिश्चियन लोग ज्यूज को परसीव करते, वहां से इसका ओरिजिन है। फिर केसलाल बहुत बड़े मेडिवल हिस्ट्री के बड़े विद्वान थे, किशोरी शरण लाल यहाँ लखनऊ के, तो बहुत उनकी है ग्रोथ ऑफ ट्राइब एंड कास्ट इन मिडिवल इंडिया, शेड्यूल कास्ट इन मिडिवल इंडिया, उसका समृद्ध दिया। बोले कि हमारे यहाँ ये बहुत संख्या में कम थे, लेकिन जब से मिडिल ईस्टर्न जिसको मुगल लोग आए, उन सब क्या लड़ने वाले, खेती करने वाले लोग जंगल में भागे, इनकी जनसंख्या बढ़ गई। तो वहां से क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ब्रुटलिटी हुई, तो बहुत बड़ी संख्या हमारी जो है ना ट्राइबल बन गई। तो उसका भी हमने समरी दिया है क्यों हुआ है। तो ये 6 चैप्टर है ना। ये जो 6 चैप्टर आपने अपनी किताब में लिखा है, जहाँ पे आपने जाति और वर्ण की बात करी, उनके इर्द गिर्द मिसकंसेप्शन की बात करी है, और ये बताया है कि बहुत ज़रूरी है जो नैरेटिव है, जो लोगों को डिवाइड कर रखा है अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्णों में, उसको तोड़ना होगा। वो एक बैरियर का काम कर रहा है, उसको तोड़ करके आगे बढ़ना होगा। बीजेपी की अगर बात करूं तो पिछले 1 साल में उनका भी जो स्लोगन है वो ये है कि बटोगे तो कटोगे, वही जाति और वर्ण के आधार पर। तो क्या ऐसा है कि उस पॉलिटिकल जो पूरा एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए आपने ये चैप्टर अपनी किताब में एक इंक्लूड किया है? नहीं, देखो ये देखो मैं पुस्तक जब लिखना शुरू किया था तो बीजेपी आपको तभी लग रहा था 15 साल पहले की एक सोसाइटी में एक ऐसा हमने देखो उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो उस समय बना लिया था, पढ़ भी लिया था। और उस समय ये न नारा था, न बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय, मैं सत्ता में नहीं थी। हमारा उद्देश्य था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, 21st सेंचुरी में आगे बढ़ना है, तो समाज में हमारी एकता होनी चाहिए, है ना। आप एक वर्ग पीछे रह गया, एक वर्ग जो छोड़ करके नहीं, इसलिए हमारा है यूनिफाइड हिंदू सोसाइटी ना, संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनांसी, यही तो हमारा मंत्र है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड वाली बात है। तो उसी चीज को हमने लिखा। हमें किसी को पॉलिटिकल फुलफिलमेंट की बात नहीं, सब लोग आ जाओ भाई, कौन रखता है भाई। जब यूनिफाइड हिंदू समाज की बात करते बीजेपी के साथ सब लोग ज्वाइन करो। अल्टीमेट क्या उद्देश्य है? अल्टीमेट उद्देश्य है देश को आगे बढ़ाना, है ना। झगड़ा बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा नहीं पैदा करना, अल्टीमेट उद्देश्य क्या, देश आगे बढ़े। इतनी बड़ी जनसंख्या है, अभी गरीब है, उसको अपलिफ्ट करो, ये हमारा उद्देश्य है ना। 7वां आपका चैप्टर किस चीज पर है, किस विषय पर? 7वां चैप्टर है हमारा केयर फॉर नेचर, है ना, सर्वम शांति, शांति मंत्र का है ना। कि देखो हमारे हिस्टोरिकली हमारे लोग, हमारे यहाँ जंगल, नदी, पहाड़, वाटर बॉडी की शुद्धता, पवित्रता रखते, नदियों की पूजा करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। वैसे ही आज भी हमें अपने हवा, पानी, नेचर, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, उनको शुद्ध करना चाहिए, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहे। ये तभी आएगा जब समाज में उनके प्रति रेस्पेक्ट डेवलप होगा ना। तो उन सब चीज़ों का भी हमने इसके अंदर वर्णन किया है। और अंत में हमने इसी में चैप्टर में दिया, महाभारत में बड़ा अच्छा डिस्कशन है, उसको मैंने एलोबरेट करके लिखा है कि वो कहते हैं पेड़ में कैसे लाइफ है ना। हमारे यहाँ तो पेड़ों को लाइफ में रखा, नदियों को एकदम डिविनिटी के रूप में, देवी के रूप में माना है। तो हमने नदी, पहाड़, जंगल, रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, इन सब का विवरण किया। जब पुराने जमाने की बात है, वहाँ प्रोटेक्टेड एनिमल की बात की है, ये सब हमने किया है। 8वां जो हमारा चैप्टर माता भूमि, ये अथर्ववेद का, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, कि जो भी जहां पर भी रहता, कोई भी समय, हम हिंदू है तो देशभक्त होना चाहिए। कोई भी देश है, वहां की जनता को अपने देश के प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां जन्म ले रहे हैं या कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, जो भी है, लेकिन लॉयल्टी आपकी कहीं और है ना। ऐसा नहीं होगा। जैसे अब हिंदू लोग हैं, अमेरिका में रहते, तो अमेरिका में भी आपने देखा कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्ब नहीं करते, वहाँ की इकॉनमी, एजुकेशन, एकेडमिया, हेल्थ, सब में कंट्रीब्यूट करते अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आपको कहीं पर भी पैट्रियोटिक सिटीजन होना
बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। अब इसके अंदर हमने क्या किया, भारत की मेमोरी को रिस्टोर करने के लिए हमने दिया कि हमारे पूर्वज कौन थे। हम वर्तमान में हम लोग वंशज हैं वैवस्वत मनु के, है ना। ये वैवस्वत मनु कौन थे, उत्तर भारत में पैदा नहीं होते, दक्षिण भारत में पैदा होते। भागवत महापुराण का रेफरेंस है, राजर्षि हैं, सतव्रत है, द्रविड़ेश्वर हैं, इनका नाम है द्रविड़ेश्वर राजर्षि सतव्रत। तो ये सोकल आर्यन द्रविडियन का जो फंडा का बकवास है सबको डेमोलिश हो जाता है। ये बहुत पुराना रेफरेंसेस है। दूसरी चीज हम देखा कि हमारा टेरिटरी कितना था, आज तो हम श्रिंक हो गए ना। मानधाता के समय में चाइना कहता है हम अरुणाचल हमारे हाथ में, हम कहते नहीं, अरे चाइना ही हमारे हाथ में था ना। मानधाता के समय तो सारी हमारी टेरिटरी थी, हम चाइना हमारे अंदर था। महाभारत के समय तो हमें टैक्स देते थे। तो इसका भी हम भारत की सेक्रेट ज्योग्राफी वर्णन किया है। हमने भारत के जनपदों का वर्णन किया है, इसमें भारत के पहाड़ों का, नदियों का, सबका वर्णन किया है कि अपने लोगों को अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को थोड़ा याद हो। और अंत में हमने इसका भूमि सूक्त का पूरा मंत्र दे दिया, जिसमें देशभक्ति की प्रार्थनाएं हैं। तो ये हमारे 8 सूत्र हैं। तो मैं बोलता हूँ कि 8 सूत्र जो हैं, दुनिया में कोई भी देश, अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, जापान, चाइना, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, कोई भी इसको अप्लाई करेगा, दे विल बिकम बेटर कंट्री। और हिंदुओं को तो अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर के, इन चीज को पढ़ करके, इसके अंदर जो प्रिंसिपल है उसको अपनाएंगे तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, अच्छा समाज बनेगा, ताकतवर समाज बनेगा, शक्तिशाली समाज बनेगा, एक पावरफुल देश बनेगा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर एक रीडर आपकी किताब द हिंदू मैनिफेस्टो पढ़ रहा है और वो भारत को, पूरे भारत को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, अगर वो एक पूरे भारत को एकजुट होकर के आगे बढ़ाने में प्रयास करना चाहे, तो ऐसा कौन सा टेक अवे आप अपनी किताब का मानते हैं? और एक और बात, जैसे संविधान ने आइडेंटिफाई किया हुआ है माइनॉरिटीज़, 6 माइनॉरिटीज़ को भारत में, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन, पारसीज, सिख्स और बुद्धिस्ट। तो क्या आप मानते हैं कि ये भी इंक्लूसिव हैं हिंदुत्व में, खासकर जैन्स और बुद्धिस्ट और सिख्स? क्या ये आप हिंदुत्व का ही पार्ट मानते हैं कि माइनॉरिटी ना होकर के ये भारत के जो हिंदू वर्ग है उसी का पार्ट है? देखो क्या है, संविधान में हमारे माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। हमारे यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी भी हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसलिए माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। क्या प्रैक्टिस में ऐसा हो गया है। मैं ये बात फिर से पूछूंगी कि आपको लगता है कि जैन्स, सिख्स और बुद्धिस्ट, आप इनको हिंदू के जो हमारे हिंदू की परिभाषा में क्या जो ब्रॉडर है ना, हमारा जो हिंदू का फिलॉसफी आउटलुक है, उस परिभाषा में आते हैं और संविधान भी इनको मानता है। तभी बहुत सारे जो हमारे लॉ है ना, हिंदू प्रैक्टिसेस के लॉ, इन लोगों पर भी अप्लाई होते हैं, संविधान ही मांगता है। तो आपको लगता है कि ऐसे कौन सी चीजें हैं आपकी किताब में, जो मैंने आपसे पहले सवाल किया, जो एक लार्जर गुड ऑफ द कम्युनिटी हेल्प पहला चीज है, बड़ा देश है, ह्यूमन कम्युनिटी। देखो बड़ा चीज है तो आपको इकोनॉमी पर फोकस करना, जो इसके अंदर प्रिंसिपल है, इकोनॉमी फोकस है। और इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी जनरेट कर शेयर करने की बात भी करता है, केवल इकोनॉमी जनरेट करने की बात नहीं कर रहा है। वो बहुत प्रिंसिपल चीज है आज के लिए। डिफेंस, जो आज के गिवन द सर्कमस्टांसेस हैं, डिफेंस है। एजुकेशन है कि हमारे 1.8 मिलियन चिल्ड्रन विदेश पढ़ने जा रहे हैं। एक जमाने दुनिया में हमारे लोग आते थे, सब पढ़ने आते थे, है ना। तो और फिर डेमोक्रेसी की जो हमारी प्रैक्टिसेस, ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार किसी को बना दिया 5 साल लूटते रहे, जैसे लालू यादव लूटते रहे 15 साल, डीएमके वाले लूटते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमें अच्छा पॉलिटिक्स भी होना चाहिए। इसलिए इकोनॉमी पहले 4 सूत्र और 5वां, ये 6 जो सूत्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश को अच्छा शक्तिशाली बनाने के लिए। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये जो विजन है इसको आगे प्रोपेल करने में एक कारगर, एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है? और बीजेपी की पॉलिसीज़ को आप कितना इफेक्टिव मानते हैं देश को आगे ले जाने में? क्या है, 3-4 चीज़ों, कई बार बीजेपी के हम हर चीज़ भले ही सहमत नहीं हो पाए गिवन द सर्कमस्टेंस, बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, बिकॉज अंदर से गवर्नमेंट सिस्टम को वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं ना, उनके पास डेटा है, सिस्टम को जानते हैं, पता है। हम तो बाहर से यही समझ सकते हैं कि भाई हमें अपनी इकॉनमी को और अच्छा करना चाहिए, वो उसका प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमें डिफरेंसेस हो कि भाई थोड़ा ये करेंगे तो और एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमी में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरा है दूसरा चीज कि बीजेपी की 9-11 साल सत्ता में हो गए, एजुकेशन पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, हम इस पर काम करना चाहिए। डिफेंस पर अच्छा काम हो रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मॉडर्नाइजेशन है, प्रोडक्शन को इंडियनाइजेशन कर रहे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, साउंड स्ट्रांग बना रहे हैं, तो डिफेंस में अच्छा काम हो रहा है। हमें और अच्छा काम करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बहुत चेंजिंग है, तो हमें फास्ट चेंजिंग जो पेस है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी सबको इंटीग्रेटेड कमांड करके बहुत, जिसको कहते हैं कि ऐसा हो तो कि ऑलवेज मिलिट्री इज ऑलवेज रेडी टू डिफेंड द कंट्री, ऐसे मोड में लाना। और डिफेंड ने इतना शक्तिशाली करना होगा कि आसपास के देश हमारा मुकाबला नहीं कर सके, है ना। देखो अमेरिका की क्या पॉलिसी का था, उन्होंने ऐसा किया अपना इकोनॉमी या डिफेंस की नियर बाय कोई भी देश जो है ना उनका मुकाबला में नहीं था, है ना। 1:10 का डिफरेंसेस था, तो वैसे हमें करना पड़ेगा, जो कि ये सरकार गिवन देखो 10 साल अब 12 साल के तो देश को बनने में खड्डे खोद दिए थे ना, उसको थोड़ा टाइम लगता, तो ये काम भी अच्छा हो रहा है। पॉलिटिक्स में क्या है, थोड़ा हमें अच्छे क्वालिफाइड, नॉलेजेबल, कैपेबल, हमें अच्छे मिनिस्टर चाहिए। साथ साथ ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, अभी हमारी वर्तमान ब्यूरोक्रेसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमें ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी को ठीक करना है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी में लाना चाहिए। हमें जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी दोनों को रिफॉर्म करके उनकी अकाउंटेबिलिटी सिद्ध करनी। तो ये तो क्या है, सबको इनको सैलरी मिल रही है, पैसा खर्च करे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। तो ये सब चीजों को हमें ठीक करना है, ये बीजेपी को करना चाहिए। 50% पॉपुलेशन है, नरेंद्र भाई इस मामले में महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें एजुकेशन सिस्टम में ही महिलाओं के प्रति घर से, परिवार से, बच्चे से मैंने वो इनग्रेन करना चाहिए। हमें सिनेमा के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया, क्या डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से जो महिलाओं के का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, उसको दूर करना चाहिए। और समाज में मैं बोल रहा हूँ कि जिसके हमारे अच्छे स्वस्थ समाज की निर्माण करना चाहिए, है ना। आपको लगता है ऐसा कोई लॉ लाना चाहिए, जैसे आपने बोला कि फिल्मों में जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है महिलाओं का, ऐसा कोई आपको लगता है कोई लॉ लाना चाहिए? मैं इसके 200% हूँ, भले ही हमारा कोई विरोध करे मैं इसके पक्ष में हूँ कि ऐसे लॉ आने चाहिए जहां किसी भी तरीके से किसी प्रकार का महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अब बताओ, मैं सॉरी टू से दिस इज नॉट इस पॉडकास्ट में कब पार्ट हो या ना हो, अब देखो दाढ़ी बना रहे हैं, उसमें भी महिलाओं को दिखाते हैं। दाढ़ी बनाने में महिलाओं को क्या लेना देना है, वहाँ दाढ़ी कोई आदमी बना रहा है, वहाँ भी महिलाओं को दिखाई देते हैं। कार बेच रहा है तो भी महिलाओं को दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज अननेसेसरी, जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन है। अब स्पोर्ट्स में देखो, मैं अभी ओलंपिक हुआ था ना, तो मैंने पढ़ा कि जनरली महिलाओं का स्पोर्ट्स का सेक्सुअलाइजेशन हो रहा है ना। तो जर्मन एथलीट लोग ना, उन्होंने ये यूनिटार्ड ड्रेस पहन के आए, तो मैं तो समझता नहीं था। जब यूनिटार्ड ढूंढा तो यूनिटार्ड का होता है पूरा ड्रेस पहनना, मैंने हाफ जिसको कट पट वाला जो ड्रेस पहनते हो वैसा नहीं पहनना। तो उनके अंदर भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये हमारे स्पोर्ट्स का भी सेक्सुअलाइजेशन हो रहा है, तो हमें इन सब चीजों को रोकना चाहिए। एक और चीज स्वामी जी, जो कहा जाता है कि आरएसएस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपकी बीजेपी, फिर बजरंग दल हो गई, फिर विश्व हिंदू परिषद, और ऐसे तमाम संगठन इसके अंडर में आते हैं, लेकिन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, संघ है। आप इस बात से कितना वास्ता रखते हैं? और ऐसा भी हुआ है कि कई बार कि आरएसएस के मत में और बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस या बाकी ये जो संगठन है, इनके मत में, इनके बिलीव्स में बहुत डिफरेंसेस भी हुए हैं, खासकर बीजेपी और संघ को लेकर के, जो कई बार मीडिया के भी सामने आए हैं कि संघ कुछ और कह रहा है और बीजेपी कुछ और बोल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी अपने आप को नहीं कहता कि मैं इन सभी संगठनों का पेरेंट बॉडी हूँ। हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ये सब बाहर के लोगों ने ऐसे ऐसे नाम दे दिए हैं। ओरिजिनली क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक तैयार करता है, कार्यकर्ता तैयार करता है, और वो कार्यकर्ता अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने दृष्टि के अनुसार अलग अलग संगठन में जाता है। जैसे मैं विश्व हिंदू परिषद में आया, कोई संगठन हमारे स्वयंसेवक बीजेपी में जाएगा, वो अलग अलग क्षेत्र में काम करेगा। अब वो सब काम करते हैं और कोई झगड़ा नहीं है, सबका परसेप्शन का आउटलुक है ना। अब जब मजदूर संघ ट्रेड यूनियन वाला है, ट्रेड यूनियन को लगता है हमारा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इंडस्ट्री, क्योंकि बीजेपी को अपनी सरकार के दृष्टि इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना है, तो वो इंडस्ट्री इंटरेस्ट भी देखना और ट्रेड यूनियन का भी इंटरेस्ट देखता है। उसमें लगता है ट्रेड यूनियन को लगता है नहीं भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा
परसेप्शन का और ओपिनियन का डिफरेंस, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब बाहर के लोगों को समझना चाहिए। संघ विचार जो परिवार जिसको कहते हैं ना, सारा संगठनों का समूह है जो हिंदुत्व को रिसर्जेंस, रिनेसेंस, उत्थान में लगे हुए हैं, उनमें आपस में कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है। हम लोग तो बराबर मिलते जुलते हैं, मिलके काम करते हैं। एक और नैरेटिव है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के कि इसको कट्टरवाद से बहुत जोड़ा जाता है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू आउटफिट है। और क्योंकि जब आरएसएस की बात होती है तो समाज में और तत्व भी एक्टिव हो जाते हैं। देखो ये सब चीज़ें क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है, कैसे आप बनाते हो। तो एक ज़माने में मीडिया जो है, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस मीडिया लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट लोगों के कंट्रोल में थी, बहुत अभी तक डिजिटल स्पेस आने से पहले भी उन्हीं का कंट्रोल था। मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर उनका कंट्रोल था। तो उन लोगों का क्या था कि आरएसएस राइज कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, खासकर राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो उनको रोकने का था कि भाई इसको डिमोनाइज करो, जब तक डिमोनाइज नहीं करोगे तो लोग नहीं इससे जुड़ेंगे ना, डिमोनाइज करोगे तो लोग नहीं जुड़ेंगे। लेकिन क्या है कि ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल, क्योंकि आरएसएस के लोग समाज में ग्राउंड लेवल पर काम करते थे ना, तो दे लिव बाय एग्जाम्पल ना। अब उससे समाज धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते गया और आज देखिए पावरफुल हो गए हैं। तो ये जो कट्टरता की बात है, कट्टरता आरएसएस में जरा सा भी नहीं है ना। अगर आरएसएस में कट्टरता होनी थी ना तो एक भी जिहादी यहाँ जीवित नहीं रहता, मैं आपको ये बता दूं। ये तो क्या है, संघ परिवार का ऐसा नेचर है कि हमें अपने हिंदू समाज को मजबूत करना है, और मजबूत जब तक नहीं होगा तब हम शत्रु को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये इस पर हम काम करते हैं। और ये शत्रु कौन है स्वामी जी? जो भी शत्रु है, हमारा हर तरह का शत्रु है। मैं तो देखो, मैं आपको शत्रु का परिभाषा बता दूं, हमारा 3 तरह के शत्रु हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो एक्सटर्नल शत्रु में तो हमें मानता हूँ चाइना और पाकिस्तान है। अब आज के जो सर्कमस्टांस में बांग्लादेश को भी मैं मानता हूँ शत्रु है ना, एक्सटर्नल। इंटरनल में जब हमारे 2 शत्रु है, इंटरनल में भी हमारे 2 शत्रु, उसको भी इंटरनल एक्सटर्नल में मानता हूँ। इंटरनल एक्सटर्नल में जिहादी एंड इवेंजलिकल जो कन्वर्शन के थे, जिहादी जो है ना, ये भी हमारे, और उनके साथ साथ ये मार्क्सिस्ट जो है ना, अर्बन नक्सल जो कहते हैं, वो भी हमारे शत्रु हैं। फिर इंटरनल में हमारा शत्रु गरीबी है ना, जो हमारा अभाव गरीबी है समाज की, ये हमारा शत्रु है। अब हमें इन सबसे लड़ना है। बहुत इनलाइटनिंग ये डिस्कशन रहा स्वामी विज्ञानानंद जी आपके साथ। बहुत कुछ आपकी किताब को डिकोड करने में आपने हमारी मदद करी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी किताब एक बहुत बड़ा सक्सेस बने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच स्वामी जी। नमस्ते। नमस्कार। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।